ओम नमो नारायण मित्रों। तो आज सब मित्रों को पहले तो दीपावली आ रही है, उसकी सब दीपावली के एडवांस में आपको शुभकामनाएं। दीपावली लाभ, धन और लाभ, इसकी कामना हम करते हैं प्रभु से दीपावली पे। तो ठीक है, आज लाभ भाव की बात करते हैं, लाभेश की बात करते हैं। धन भाव के जिस मित्र ने वीडियो नहीं देखे वो देख ले एक बार। तो दिल और दिमाग पे हमारे श्री रामचंद्र छाए हुए हैं। राम जी की शक्ति मर्यादा में है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं 11वें भाव की ओर। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र भी उतना ही गूढ़ है जितना दर्शन शास्त्र, क्योंकि जो चीज जीवन के दर्शन, किस प्रकार आपने जीवन जीना है, उसको जो बताए वो कितनी गूढ़ होगी। तो ठीक है, बाकी यहाँ कब क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं अपने आप को अनुमान शास्त्री कहता हूं। मैं कभी भविष्यवाणी और इन पे यकीन नहीं करता, क्योंकि इसने ज्योतिष शास्त्र का बहुत नुकसान किया है, हंसी का मजाक का पात्र बना दिया है ज्योतिष को। तो अनुमान लगाने वालों की कतार में हम खड़े हैं भाई। स्वयं मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं और भविष्य में आने वाले ज्योतिष शास्त्र के जो छात्र हैं उनको भी इस तरफ थोड़ा ध्यान करना चाहिए। उल्टा सीधा वीडियो डाल के कौवे की तरह कांव कांव करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप थोड़ा सा एक बार मशहूर हो सकते हो, लेकिन बाद में फिर आपको उपहास का पात्र भी बनना पड़ेगा। तो खैर, अपनी अपनी शैली है, अपना अपना जैसी जिसकी गुरु महाराज ने सिखाई है। गुरु लोग तो सबके ही महान है। तो बड़े बड़े जो देवज्ञ हैं उन्होंने किस शैली का प्रयोग किया, उनकी शैली गूढ़ से गूढ़तम थी। इतनी गूढ़ थी कि वो जो बुद्धिमान प्राणी है उसके बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और जो बिल्कुल निरा अनपढ़ है मेरे जैसा उसके आ जाती है। खैर, तो दीपावली की बात कर रहे थे। तो देखो, जो धन और लाभ का सीधा हमारी जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है ये प्रश्न, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब मनुष्य जन्म लिया है, इस सृष्टि को भी चलाना है, तो कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो श्री रामचंद्र जी का जीवन आपको ये बताता है कि भाई, जो बड़े बड़े राक्षसों से नहीं हारे, बड़े बड़े मायावी उन्होंने प्रस्त कर दिए, और बंदर भालुओं की सेना लेके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा दिया। इतने बड़े बड़े राक्षसों बचपन में उन्होंने युद्ध किया। छोटे से कोई ले गए थे ऋषि कि भाई हमारे यज्ञ की रक्षा करो। तो यज्ञ की रक्षा मर्यादा से ही होती है। क्या आप उम्र मत देखिए, क्योंकि ऋषियों को पता था कि यहां मर्यादा की शक्ति है। लेकिन यही मर्यादा जब जरूरत से ज्यादा हो जाए, क्योंकि कुछ हमारे फर्ज भी हैं इस दुनिया में जो धन और लाभ के बिना नहीं चल सकते, तो वही छोटे छोटे बालकों के सामने हार गए। वहां पे थोड़ी कि भाई सीता हरण हो गया, रावण को मार दिया, वहां पे रामायण थोड़ी खत्म होती है।
राम जी की कथा तो अपरंपार है ना। तो वो अबोध बालक देखो कि हे राम, हम भी तेरी प्रजा हैं, हमारा क्या दोष था, हम अबोधों पर तुम्हारी मर्यादा का दंड क्यों चला। तो जो भी आपने पेड़ पौधा लगाया है, जो भी अपनी गृहस्थी बसाई है, उसका पालन करने का आपका फर्ज है। वो कदम कदम पे आपको बताएगी कि देख हम भी हैं। रामचंद्र जी को बता दिया, क्या करोगे? ब्रह्मचारी भेजोगे रक्षा करने के लिए? ब्रह्मचारी को भी बांध दिया, होगा बाल ब्रह्मचारी भाई अपने घर का। हम मर्यादा का दंड हमारे ऊपर किस बात क्यों चलाया? हम भी तेरी संतान है, हम भी तेरे, जब राम सबके हैं तो हमारे भी हैं। और यही जीवन में आप ऋषि वाल्मीकि का जीवन देखोगे पूर्व, तो उनके जीवन में ये स्वयं उल्टा है। वो जबकि वो अपना फर्ज समझते थे, चाहे किसी भी प्रकार से अपने बाल बच्चों का वो पालन करते थे, लेकिन करते थे। उनके लिए वो फर्ज पहले था कि नहीं, ये मेरी संतान है, मेरे आश्रित हैं, चाहे मैं कुछ भी कहीं से भी इनको लाके दूं, मैं लाके दूंगा, इनका लालन पालन करना मेरा फर्ज है। खैर, जिन मित्रों की समझ में आ गई उनको शुभकामनाएं, क्योंकि बड़ी रात के बड़े सवेरे, और हम बात कर रहे हैं ज्योतिष जैसे शास्त्र पे, वो भी रोटी रोजी लाभ। एक माँ होती है, वो छोटे बच्चे को जिस तरह अपना दूध पिला के पालती है, उसी तरह से ही ये रोजी है। आज के युग में रोजगार है जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है, और उससे फिर आप वही सिस्टम वही है। खैर, तो धन और लाभ, तो इसका बड़ा हमारे आचार्यों में मतभेद है। ज्योतिष शास्त्र के छात्र जुड़े हुए हैं, फिलॉसफी की, दर्शन की बात हम कर लेते थे शुरू में, तो आपके दिमाग के ऊपर से जाती थी, लेकिन चलो अभी समझने लग गए हैं मित्र। तो कोई आचार्य 11वें भाव को, यानी लाभ भाव को, जो भी आपका लगन है उससे 11वां भाव, कोई आचार्य इनको शुभ मानते हैं, कोई आचार्य इनको अशुभ मानते हैं, और कोई आचार्य इनको ना शुभ ना अशुभ। तो अब शुरुआत में ही बड़ा झंझट हो गया। आप कहोगे भाई आप फलादेश कर रहे हो, बात बता रहे हो हमें, लेकिन क्योंकि सूचनाओं का युग है, पहले मेरा काम है कि उन सूचनाओं में से जो फालतू की सूचनाएं हैं, जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करती हैं, उनको यदि मैं निकाल के ना फेंकता हूं, फालतू सूचनाओं को, तो आपको फलादेश सुनने में कोई, अपना टाइम खराब करेंगे आप। तो देखो मित्रों, वो आचार्यों ने कहा है, वो आचार्य जिन्होंने कहा है इसको अशुभ, उनका जीवन देखिए आप। भाई बचपन से ही वो गुरुकुल में चले गए, वहां पे शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने शिक्षा देने का धर्म अपना लिया। फिर 2 कोपीन, लंगोटी कह लो, कोपीन कह लो, वो 5 घर की भिक्षा,
ये उनकी टोटल जमा पूंजी थी। और लोगों को शिक्षा देना। तो भाई वो काहे को महिमा करेगा लाभ भाव की? उसको तो कोई इससे मतलब नहीं है। उसने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जो हमारे पूर्व में यहां हमारे जिस तरह का जीवन था और आचार्य जिस तरह का जीवन जीते थे, तो वो तो अशुभ ही बताएंगे लाभ भाव को। क्यों? सही बताया उन्होंने। लेकिन उनका ये भी संदेश था, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, तो त्रिकालदर्शी थे तो उनको उनका संदेश ये भी था कि भाई आने वाले समय में देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही आप फलादेश करना। जैसे 12वें भाव का बहुत निकृष्ट भाव माना जाता है 12वां भाव, लेकिन आज के टाइम में देखो तो 12वां इतना चल रहा है कि विदेश यात्राएं कितनी हो रही हैं। तो हर चीज का मर्म समझना चाहिए। आज तो 12वां भाव 11वें की तरह पोषक हो रहा है। जिस तरह 11वां भाव है 10वां भाव है, तो 10वें से पराक्रम पड़ता है 12वां, तो वो पराक्रम विदेश में भी जाके कर रहे हैं। किस किस कंडीशन में वो लोग रहते हैं शुरू में जाके, और किस किस तरह से अपना जीवन वहां बनाते हैं। तो अब 12वां भाव कोई उस विषय में, जिस विषय में हमारे आचार्यों को शंका थी कि भाई ये वहां पे जाके मलेच्छ लोगों के अंदर जाके ये उन जैसा खान पान या उन जैसा विचार ले लेगा, वो भी चीज खत्म हो गई है। अब तो हमारे मंदिर हैं सब जगह। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो ये मान के चलें कि आजकल के इस भौतिकवादी युग में, वस्तुवादी युग में 11वां भाव शुभ भाव है देश काल परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि वो अलग थे, उनका उनका कोई लाभ या नुकसान नहीं था उन आचार्यों का जिन्होंने पूर्व में इसको सही भाव नहीं बताया। क्योंकि देखो उनका ज्यादा से ज्यादा ये था कि भाई एक दिन भिक्षा नहीं मिली तो फूल पत्ती पे जिंदा रह लेंगे, वो उनको कोई जरूरत नहीं थी, ना उनका संग्रह था आजकल के जमाने में। लेकिन आजकल तो भाई साहब कॉपी वो लंगोटी भी नहीं छोड़ने वाली पब्लिक, ये हाल हो चुका है। तो इसलिए इसको शुभ ही माना जाए 11वें भाव को, जिससे आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हो दिन प्रतिदिन की। बाकी आपकी मर्जी है, देखो सब तरह के मत हैं, आप जैसा भी मत मान लो। क्योंकि दूसरा ये माया से भी जुड़ा है, और माया से हमारे पूर्वाचार्यों की पहले ही आपको पता है कितनी खतरनाक दुश्मनी है माया से हमारे आचार्यों की। तो हाँ, लेकिन ये है कि वो लाभ लेने पे आ जाएं तो वो 2 ही कदम में समस्त ब्रह्मांड और धरती और पाताल सबको नाप के तीसरा कदम रखने के लिए उनको जगह नहीं मिलती है। इतने महान भी थे हमारे आचार्य। खैर, तो अब आपको पता लग गया होगा 11वें भाव की महिमा, लाभ भाव। अब ये लाभ भाव 11वां घर आजकल के जमाने में आपका पुष्ट नहीं है, तो उसके सामने जो धन भाव है, जो आपका संचित धन का भाव है, जो आपको मिला है या जो आपने सेविंग किया है, वो भी चाहे कितना ही मजबूत हो, यदि लाभ नहीं है तो धन भाव नहीं टिक पाता है। ये जमाना ऐसा है आज, क्योंकि आज खर्चे ज्यादा हैं और हर चीज की एक सुविधाओं की या जिस चीज की भी कहो, वो एक लिमिट तक तो सभी को चाहिए ना।
क्योंकि जो हाल पर्यावरण का है, तो उस हाल में आप कहोगे मैं बिना एसी कूलर के रहूंगा, तो आप अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे आजकल के जमाने में। तो ठीक है, एक देश काल परिस्थिति के अनुसार 11वां भाव आजकल शुभ है। कुल मिला के बात ये है मेरे मत से। आपका मत कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो धन भाव को भी ये छीन कर देता है, यदि, क्योंकि आपकी सेविंग जो भी कुछ आपका है पूर्व अर्जित, वो घटेगा अगर लाभ नहीं होगा तो इस तरह से लाभ भाव के अंदर आप देखिए कि आपका लगन क्या है। लगन के बाद आपके लाभ भाव में कौन सी राशि पड़ती है। हर राशि का अपना तत्व है, हर राशि का अपना स्वभाव है, हर राशि की अपनी दिशा है, हर राशि का अपना स्वभाव है, और हर राशि का अपना वर्ण है। तो यदि आप ये नहीं समझते और खाली गणित में खोए हुए हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्या है कि गणित प्रभावित एस्ट्रोलॉजी आजकल ज्यादा हो गई, क्योंकि कुछ विद्वानों ने समर्थन कर दिया, लेकिन गणित का तो पहला ही कदम है कि आपके किस भाव में पड़ती है, क्या है वहां पे, कौन सा ग्रह विराजमान है, ये सब गणित से निकालने की चीज है। लेकिन टोटल हमें एक गणित को ही पकड़ के उसका ही झुनझुना बजाते रहे ना, हमें उसका दर्शन भी समझना होगा, उसका स्वभाव भी समझना होगा, उसके तत्व भी देखने होंगे, उसकी दिशा भी देखनी होगी, तब आप अपने लाभ भाव को समझ पाएंगे। तो अब मान लो आपका कोई भी राशि है, आपका लाभेश मजबूत नहीं है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके लाभेश सही स्थान पे नहीं है, डिग्री वाइज उसमें कोई दिक्कत है, युति वाइज कोई दिक्कत है, जबकि 11वां घर ऐसा है इसमें कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, ये भौतिकवादी घर है, भौतिकता का पेवर घर है। सोने की लंका वाले ने सारे ग्रह 11वें भाव में ले आए थे, तब उनको पुत्र, अपने पुत्र के लिए। ये आपने सुना होगा, तो कितना महत्वपूर्ण है 11वां घर। ये तो शनिदेव थोड़ी सी पैर पसार गए 12वें भाव में। खैर वो कथा भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी सुनाएंगे आपको उसके पीछे क्या दर्शन है। तो उससे भी पता लगता है कि भाई 11वां भाव शुभ है भौतिकता के लिए। तो उससे नहीं तो आप अपने चंद्रमा से भी 11वां नोट कीजिए। भाई जो आपकी नाम राशि है, जो चंद्र राशि है, उस पहले लगन से देखिए कौन सा क्या स्वामी है, फिर चंद्रमा से देखिए, और फिर सूर्य से देखिए। ये 3 तरह से आप अपना लाभेश, उसका गुण, उसका कर्म, उसका स्वभाव आप देख सकते हैं। मित्रों बहुत गहरा काम है एस्ट्रोलॉजी, आप क्या समझते हो। हमें सोचना पड़ता है 1000 प्रकार से, तब जाके हम अगले वाले को उसमें से बिल्कुल मक्खन निकाल के तब अगले वाले को हम बताते हैं कि भाई ये इस तरह से है। भाई हमारा अनुमान, वो भी अनुमान की शक्ल में, कोई भविष्यवाणी नहीं है। हाँ, तो अब इसलिए यदि आपके लाभेश में कोई दिक्कत है तो आप परेशान मत होइए। लाभ भाव में कोई कोई भी ग्रह हो, जितना पाप प्रभाव होगा तो भी कोई डर नहीं है। क्या
हाँ, विवेक तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना पाप प्रभाव होगा उतना ही इंसान लाभ के लिए गलत काम पे उतर सकता है, ये बात तो है। और उसको लाभ होगा भी, ये भी नहीं है कि नहीं होगा। तो यदि आपकी मेष राशि पड़ती है 11वें घर में, तो उसके मालिक हो गए मंगल। अब मंगल 45 दिन एक राशि में रहते हैं, और फिर ये तो हर जगह सदाबहार हैं, सैनिक है ना, सेनापति हैं। तो सब जगह ये रह लेंगे, ये सियाचिन पे भी रह लेंगे और ये गौर रेगिस्तान में भी रह लेंगे। ये तो भाई इनकी माया अपरंपार है, तो इनकी स्थिति कोई ज्यादा विशेष नहीं है, स्थिति विशेष नहीं होती है। हाँ, नीच वीच का है तो उसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन 11वें भाव में नीच का है तो वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो इनकी दिशा पूर्व है, तो यानी मान लो अगर आपके 11वें भाव में मेष राशि पड़ती है, तो आपको पूर्व दिशा से बेनिफिट हो सकता है, ठीक। तत्व तत्व है इसका अग्नि, उग्र तत्व है। तो यदि आपके लाभ की बात आए, तो आपको अपनी जो आपके अंदर एग्रेसिवनेस है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो तत्व है उसमें। एग्रेसिवनेस का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से झगड़ा कर दो या, लेकिन जो एक जरूरी अपना पक्ष रखने की बात है महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है ना, वो आपको रखना चाहिए। स्वभाव स्वभाव चर, तो इससे ये है चर स्वभाव से कि कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको पूर्वी दिशा से बेनिफिट हो, क्योंकि मंगल का मैंने बताया, मंगल का स्वभाव भी आपको जानना पड़ेगा। मंगल क्या है, उसकी स्वयं की उसकी काबिलियतें क्या हैं और कमजोरियां क्या हैं, ये भी जानना पड़ेगा ना, तभी मंगल को समझोगे। तो वर्ण क्षत्रिय है, तो इस तरह से जो अगर 11वें भाव में आपकी मेष राशि पड़ती है, तो इस तरह से आपको लाभ हो सकता है। तत्व तो मंगल का तत्व भी आप देख लो, वैसे पृथ्वी तत्व, पृथ्वी पुत्र कहा गया है मंगल को, ठीक है ना। वैसे अग्नि तत्व उग्र तो है ही है, तो उस कोई भी इस टाइप का काम है जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता हो, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। या कोई धरती का भूमि का काम हो, उसमें आपको फायदा हो सकता है। तो इस तरह से ये मंगल है, चर स्वभाव है, तो इसमें ये नहीं है कि भाई आज आप कोई चीज लेके छोड़ दो और वो 20 साल तक इंतजार करते रहो, क्योंकि ये 45 दिन में बदल जाते हैं। मंगल का प्रभाव तो आपने अभी देखा है, मैंने वीडियो भी डाल दी थी, वे फायरिंग वायरिंग सब हो गई, ये अस्तमंगल में होता है। तो कभी ऐसी स्थिति लाभेश की आ जाती है, तो उस टाइम में अपना ध्यान रखना है। मतलब लाभेश के अनुसार आप अपना प्रोग्राम यदि सेट करेंगे आगे का, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर है, हमारे भविष्य में देखना काम है। तो मंगल अस्त का प्रोग्राम यदि आप, क्योंकि देखो हर चीज की प्लानिंग आप करते हैं, तो आज एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिंग करने में क्या दिक्कत जा रही है आपको, तो ठीक है।
कभी टाइम मिला तो राशि वाइज अच्छी तरह से समझाएंगे। अब वृष की बात कर लेते हैं। तो वृष के स्वामी हुए शुक्र, ठीक है जी। तो शुक्र जितनी भी विलासिता है, जितनी भी विलासिता है, सजावट के सामान है, इन सब का शुक्र है। दिशा इनकी दक्षिण है और तत्व जो है वो पृथ्वी है। स्वभाव स्थिर है, वर्ण वेश्य है। तो ये दक्षिण दिशा से आपको लाभ हो सकता है, पृथ्वी तत्व से आपको लाभ हो सकता है। क्या उसमें बहुत काम आ गए, पृथ्वी तत्व में आपके माइंड से लेके और बिल्डर तक के काम आपके उसमें आ गए। जितना भी उसके अंदर इंटीरियर का सजावट का जो भी कोई कार्य है उसमें, फिर 5 स्टार होटल, लग्जरी कार, महंगी महंगी घड़ियां, महंगे महंगे सौंदर्य प्रसाधन, तरह तरह के, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है वो सब शुक्र से प्रभावित है। तो जितनी भी सजावट का सामान है महंगा, तो जितना भी ये है ये सब ज्वेलरी का है, डिजाइनदार जो ज्वेलरी होती, नक्काशीदार, वो सब शुक्र के अंडर है। तो इन सब चीजों से आपको फायदा हो सकता है शुक्र से संबंधित। अब बात करते हैं मिथुन की। तो मिथुन का स्वामी बुध, दिशा पश्चिम, पृथ्वी वायु तत्व है इनका। अब ये स्वभाव यहां आके बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव राशि है। तो बुध का तो सीधा जितने भी फास्ट, देखो बुध बुध कितना, मतलब कभी मार्गी कभी अस्त, कितना भयंकर इसकी चाल है आकाश मंडल में, आप कभी नोट करना। हम तो खैर लीला देखते ही रहते हैं प्रभु की आकाश मंडल में और नमस्कार करते ही रहते हैं। आप भी नमस्कार करोगे भगवान की लीला को। तो वायु तत्व, तो वायु तत्व से जितना भी ये इंटरनेट से संबंधित काम है, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन का पूरा काम है, जितनी भी ये सैटेलाइट लगी हैं, बहुत बड़ा विस्तार है आजकल के जमाने में बुध का। और जितने भी कमीशन के काम हैं, क्योंकि देखो हम सैटेलाइट तो क्या बताएं आपको, हम आम आदमी की बात करते हैं, जो साधारण इंसान अपना काम करता है। तो जितने भी कमीशन के काम हैं या कोई सामान लाके फटाफट रोटेट करने वाली आइटम, कि इधर लाए इधर दी फिर ले आए फिर, उस टाइप के काम में, कमीशन के काम में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो इस टाइप में किसी चीज की डीलरशिप, किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इस टाइप में बुध का बड़ा प्रभाव है। बाकी भी क्षेत्र हैं, कभी विस्तार से बताएंगे। तो 4 नंबर अगर आपकी राशि है लाभ भाव में, तो वहां पे स्वामी हो गए चंद्रमा, ठीक है जी। दिशा उत्तर, स्वभाव चर, तत्व जल और वर्ण विप्र। तो जहां बुध का क्षुद्र स्वभाव है, क्योंकि अपने लाभ के लिए कोई समझौता नहीं करेगा बुध वाला व्यक्ति, ठीक है ना, और बड़े दिमाग से वो अपना पैसा निकालना जानता है। लेकिन यहां पे क्या है कि ये जो चंद्रमा है इसका विप्र वर्ण है।
तो यहां पे वो एक सुचिता अपने उसमें रखेगा, एक बैरियर रखेगा अपने लाभ में। तो जल तत्व है, तो जितना भी लिक्विड का काम है, तरल, डीजल, पेट्रोल, केमिकल, जितना भी जल तत्व है सब चंद्रमा के आधारित है। आपका चंद्रमा सही बैठा है 11वें भाव में, आपकी चंद्रमा की राशि है, तो आप ये जो है चंद्रमा से संबंधित कोई भी तरल पदार्थ का कार्य आप देख सकते हैं। उत्तर दिशा, आपके जहां जन्म हुआ है आपका, वहां से उत्तर दिशा आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकती है। उसके बाद फिर बुध का मैंने बता ही दिया, कन्या, कन्या राशि का स्वामी बुध है, दिशा इसकी दक्षिण है, इसका तत्व पृथ्वी है। तो जितने भी आपको ये डीलर मिलेंगे, जमीन वाले या किसी और चीज के कार वाले डीलर, ये इनका बुध बड़ा स्ट्रांग रहता है, जो कामयाब है। तो यदि आपका बुध स्ट्रांग नहीं है तो इस प्रकार के कमीशन आदि के काम आप ना फंसे, बेकार है टाइम खराब करना। उसके बाद तुला है, फिर शुक्र है, पश्चिम दिशा है, वायु तत्व है, चर राशि है और क्षुद्र वर्ण है। फिर वृश्चिक है, फिर वही मंगल वाले तत्व हैं, फिर धनु है, ये गुरु की राशि है और गुरु की थोड़ी सी उग्र राशि है, अग्नि तत्व। तो पूर्व दिशा है, द्विस्वभाव है, क्षत्रिय वर्ण है, लेकिन इसमें भी जैसे आपका मुख्य तौर पे गुरु तो शिक्षक है, बाकी उससे जुड़ा बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब भी गुरु के ही अंडर आते हैं। क्या है कि हमारी भारतीय सभ्यता में गुरु को बिजनेस से ज्यादा जोड़ा नहीं है। क्या फिर भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कारक गुरु हैं, तो लंबे समय के लिए आप कोई चीज लेके डाल सकते हो, चाहे गोल्ड है, चाहे कोई प्रॉपर्टी है, इस टाइप की चीजें। मकर शनि की राशि है, दक्षिण दिशा है, पृथ्वी तत्व है, तो मकर राशि वालों को भी लंबे समय तक और अच्छा लाभ होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यही दशम भाव, कर्म भाव की स्वामी है राशि। कुंभ के भी शनि है, पश्चिम दिशा है, वायु तत्व है, स्थिर स्वभाव है और क्षुद्र वर्ण है। ठीक है जी, ये 11वां भाव और क्षुद्र वर्ण, कुछ ना कुछ समझौते हर व्यक्ति को अपने लाभ के लिए करने पड़ते हैं। ठीक, तो इसलिए काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि 11वें भाव, 11वां भाव है ना काल पुरुष की जगत कुंडली में। बाकी मीन राशि है, गुरु की राशि है, तो उत्तर दिशा है, जल तत्व है, द्विस्वभाव है। तो जल तत्व है तो इसमें भी जो भी जल से संबंधित काम है वो भी आप कर सकते हो। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश का भी काम आप कर सकते हो मीन राशि से, या विदेश में जाके आप सेटल भी हो सकते हो। ठीक है ना, तो विदेश से भी अगर 12वें भाव का भी स्वामी साथ देता है तो फिर आपका विदेश में या घर से दूर कैरियर निर्धारित होता है। बहुत लोगों का घर छोड़ दिया रोजगार के उसमें, ठीक है, या जॉब के उसमें। तो इस तरह से ये 11वें भाव के
थोड़े से मुख्य मुख्य किंतु परंतु आपको समझाए। अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस स्थिति में लावेश हो तो आपका व्यवहार बर्ताव कैसा होना चाहिए जिससे लावेश मजबूत हो, क्योंकि लावेश के बिना तो भैया आजकल की दुनिया में कुछ है ही नहीं। वस्तुवादी भौतिकवादी युग है, लाभ स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको पता है मैं महत्वपूर्ण विषयों को बड़ी बारीकी से नोट करता हूं और उन पर अनुसंधान भी करता हूं जितना बुद्धि दी है गुरु महाराज ने। तो ठीक है मित्रों, ये वीडियो भी 35 मिनट क्रॉस कर गया। फिर कभी बात करते हैं लाभ के